बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। তাই বলি যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা তৃণমূল জিতবে বাংলা। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के रण के लिए शोर अब थम चुका है, लेकिन सियासत की धमक अभी बाकी है। आज प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की माटी से जो विजय प्रण लिया, उसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज कर दी है। अमित शाह ने साफ कह दिया कि बंगाल से सिंडिकेट राज का अंत अब तय है, लेकिन सवाल सिर्फ एक चुनाव का नहीं, सवाल उस प्रतिष्ठा का है जिसके लिए बीजेपी ने इस बार के चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। बीजेपी के लिए बंगाल की ये जीत करो या मरो की जंग आखिर क्यों बनती जा रही है? इसके पीछे वो राष्ट्रवाद और सुशासन का एजेंडा जिसे अमित शाह ने आज अपनी रैलियों में धार दी। अमित शाह ने ममता सरकार की उन दुखती रग को घेरा जहां जनता जवाब मांग रही है। भ्रष्टाचार, कट मनी और सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ। शाह ने सीधा वार किया कि टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल की डेमोग्राफी और सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। संदेश खाली जैसी घटनाओं और सिंडिकेट के चंगुल में फंसे विकास को बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और बीजेपी को इस बार जो बढ़त मिलती दिख रही है, उसका आधार है सीएए का भरोसा, मतुआ समुदाय का समर्थन और महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प। शाह का प्रण है कि बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है और दीदी के इस अभेद्य किले को ढहाना होगा। अब देखना यह है कि क्या अमित शाह का यह विजय संकल्प और भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का नारा वोटर्स के दिल तक पहुंच पाया है। क्या 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग ममता के खेला पर भारी पड़ेगी? आज दहाड़ में इसी महारण पर होगी सबसे बड़ी बहस, अमित शाह का प्रण, बंगाल का रण। लेकिन बहस शुरू करने से पहले आरोप प्रत्यारोप। ममता के गुंडों का त्रास है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? है ना? आप चिंता मत करो, सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और भाइयों बहनों, 23 तारीख को डरना मत। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी खैर मनानी है तो 23 तारीख को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना, वरना 4 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जेल। तो एक तरफ जहां पर शांति की बात, दूसरी तरफ धमकी वाला अंदाज। आइए पहले आपके सामने रखती हूं आज के सवाल। थम गया प्रचार, बंगाल पर होगा किसका अधिकार? पश्चिम बंगाल का रण, अमित शाह का विजय प्रण, घुसपैठ भ्रष्टाचार पर प्रहार, अब की बार बीजेपी सरकार, भ्रष्टाचार का अंत, शाह का मिशन प्रचंड, सिंडिकेट पर चोट, पड़ेगा कमल पर वोट। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल प्रसून।
हमारे साथ अबू शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, चर्चा में इस वक्त जुड़े हुए हैं। टीएमसी के नेता हैं मोहम्मद एहतेशामुल हक हमारे साथ मौजूद है। अनुराग वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद रहेंगे और सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दहाड़ की चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हुए शुरुआत एहतेशामुल हक साहब आप ही के साथ करती हूं। जिस तरीके की हुंकार आज गृह मंत्री अमित शाह ने भरी है और बंगाल में जैसा बीजेपी ने चुनावी प्रचार किया है और ममता दीदी पर हमला बोला है, हालांकि इंतजार तो वोटिंग डे का रहेगा, लेकिन क्या लगता है कि अब खेला खत्म और कमल खिलने की बारी? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात है इस तरह की जो जबरदस्त तरीके से भाषण दे रहे हैं, डर की राजनीति आज देखिए हमारे ऊपर लगाते हैं पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर जी इस हिसाब से धमकी दे रहे हैं, इस हिसाब से धमकी दे रहे हैं। वो होम मिनिस्टर है, वो अपनी गरिमा को भी भूल गए हैं कि मैं एक होम मिनिस्टर हूँ, और इस तरह का ओपनली सभा के बीच में धमकी दे रहे हैं, टीएमसी के गुंडे बोल रहे हैं। तो ये सपना चूर चूर हो जाएगा पूर्णिमा जी, सपना साकार नहीं होगा। ये बंगाल है, ये बंगाल, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों सुन लो, ये बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ये बंगाल ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री है यहाँ की, और चौथी बार फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। आपका सपना कभी भी साकार नहीं होगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति की है, लेकिन ममता जी सेकुलर पार्टी है और सेकुलर की बात करें हैं, कभी भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करें। हमारी ममता बनर्जी का कहना है कि धर्म सब जुदा जुदा, उत्सव सबका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एहतेशामुल हक साहब, चुनाव प्रचार का दौर थम गया, अभी आप थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, आपने रियलाइज नहीं किया चुनाव प्रचार का दौर थम गया। अभी जो आप बातें कह रहे हैं उससे चुनाव प्रचार जैसा वो लग रहा है, लेकिन अगर गृह मंत्री अमित शाह आपको धमकाते हुए नजर आते हैं तो फिर आप नकार दीजिए कि बंगाल के चुनावों में हिंसा नहीं होती। आप नकार दीजिए कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के जैसा सिंडिकेट जिसे ममता बनर्जी चलाती हैं, वो सिरे से आप खारिज कर दीजिए। आप कह दीजिए बंगाल में कोई घुसपैठ नहीं होती है। यानी जितने आरोप बीजेपी लगा रही है वो सब झूठे हैं और ममता दीदी ने बंगाल में सिर्फ और सिर्फ विकास किया है। हमें बताएं तो पूर्णिमा जी 94 विधायक योजनाएं की है, 1500 रुपया लक्की भंडार के रूप में। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजी करके जो बात कर रहे हैं। हम समझते हैं जितनी योजनाएं हमारे पश्चिम बंगाल की सरकार, हमारी नेत्री ममता बनर्जी दे रही है, कहीं भी नहीं है। आज 1500 से लेकर 1700 रुपया आज हमारे 2 करोड़ 42 लाख माताओं बहनों को डायरेक्ट अकाउंट में मिलता है। लेकिन आज केंद्र में सरकार, आज दिल्ली में सरकार, एहतेशामुल हक साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑन द वे हैं कहीं। अगर आप अपनी गाड़ी थोड़ा साइड में लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आपकी आवाज थोड़ा क्लियरली हमें सुनाई पड़े। बार बार बीच में सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं, तो बेहतर रहेगा, चर्चा बेहतर तरीके से हो पाएगी। मैं लौटती हूँ आपके पास। निखिल प्रसून साहब, मैं आपके पास आती हूँ। क्या कहती है ग्राउंड रिपोर्ट बीजेपी की? बदलाव की लहर आपको नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह गरज रहे हैं, और साथ ही ये भी स्थिति क्लियर है कि इस बार बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति है, और बंगाल का चुनाव अब ऐसा लगता है कि बाकी सब चीजों से ऊपर उठकर एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है कि बंगाल में अगर नहीं जीते तो रुतबा कम हो जाएगा। क्या कहती है आपकी ग्राउंड रिपोर्ट? देखिए, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, यह बंगाल और बंगालियत के अस्तित्व की लड़ाई है। यह एक तरह से भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा की लड़ाई है। यह बंगाल की सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का एक महायज्ञ है। और बंगाल की जनता भलीभांति जानती है कि अगर 5 साल और तृणमूल रहा तो बंगाल से बंगालियत समाप्त हो जाएगी, और समाज में जिस तरह विभेद की राजनीति यह कर रही है, जिस तरह गुंडागर्दी के माध्यम से समाज के हर तबके के साथ नाइंसाफी करने का काम जो तृणमूल ने किया है, उसकी अब अंतिम परिणति हो चुकी है। और बंगाल की जनता अब इस सरकार को पलटने के लिए तैयार है, हमारे नारे के साथ कि पाल्टानो दौर का चाहे बीजेपी सौर का। आपने देखा करीब करीब 7,000 से ज्यादा कंपनियां चली गई, 18,000 से ज्यादा एमएसएमई चले गए, 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग और डीए का लाभ नहीं मिला, राष्ट्रपति महोदया का अपमान होता है। यहाँ आरजी कर की घटना ने समूचे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा, सबूतों को तहस नहस कर दिया गया। संदेश खाली की घटना में
कितनी महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, और जो भी ऐसी घटनाएं होती उसे ऐसा कर साजानो गॉल्फ पाछे, मतलब कि फैब्रिकेटेड स्टोरी है। इस तरह महिलाएं, युवा, और देखा 26,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई, 30-40 लाख युवाओं का पलायन हुआ, 30 लाख जो है सो बेरोजगार बैठे हुए हैं यहाँ पे। इस तरह समाज का हर तबका जो है सो पूरी तरह व्यथित है। और जिस तरह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के माध्यम से एक पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई, और जिस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, किसानों को की स्थिति बुरी है, आलू के किसान रो रहे हैं, और जिस तरह चाय बागान सीख पड़े हुए हैं, हर स्तर पर अराजकता अपनी चरम सीमा पर जा चुका है। इससे जनता व्यथित है, और जनता की व्यथा के प्रति जो जनता का उद्गार है उसका सशक्त लेकिन प्रसून साहब, ऐसा पहली बार नहीं है ना कि बीजेपी ने बंगाल में सोनार बांग्ला बनाने की बात की हो। ये बात तो आपने पहले भी की है। भले ही आज 6 महीने की आपने एक डेडलाइन दे दी हो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके अपने प्रचार के दौरान, लेकिन उसके बावजूद जिसकी टाइमलाइन नहीं दी गई वो सीए को लेकर नहीं दी गई। सीए की तो बातें आप कब से करते हैं, फिर उससे आपको ये भी पता है कि सामाजिक तनाव किस तरीके से बिगड़ेगा अगर आप सीए लेकर आते हैं। घुसपैठ का मुद्दा, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर आपने कई बार अपने कंसर्न्स जाहिर किए हैं, लेकिन फिर उसका डेटा क्या है, उसका ठोस एक्शन प्लान क्या है? एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना कि जनता बीजेपी पर वैसा भरोसा नहीं कर पा रही है, डिस्पाइट बार बार ये इश्यूज आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग आते के साथ घुसपैठ पूरी तरह से बंद करेंगे। जो 560 किलोमीटर की जो सीमा है जिसका अधिग्रहण नहीं करने दिया इस सरकार ने, उस सीमा का अधिग्रहण कर हम लोग बाड़ लगाएंगे और पूरी तरह घुसपैठ को बंद करें। सीएए पूरी तरह लागू है इस राज्य में, और बहुत ही बड़े पैमाने पर जिस तरह प्रताड़ित हिंदू जो बांग्लादेश से आए उन्हें नागरिकता दी जा रही है, और कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा। आदरणीय गृह मंत्री जी का लोकसभा के भी पटल पर पूरी तरह से बयान है। और हम लोग यहाँ के जितने हिंदू भाई हैं जिन्होंने प्रताड़ना झेली है, सबके साथ जो इस सरकार ने नाइंसाफी किया है, उस नाइंसाफी का भी बदला लेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल के जितने गुंडे हैं वो सब सरेंडर कर दें, वरना उनका स्थान जेल के सीगजों के पीछे होगा और उन्हें पिछले 15 साल के किए गए कुकर्मों की सजा मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। आपने कहा सीए लागू है। बिल्कुल, सीए लागू है और बड़ी संख्या में नागरिकता दी जा रही है। जो लोग प्रताड़ित हिंदू हैं सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो एसआईआर के माध्यम से भी जो प्रभावित हुए उन्होंने भी, वो भी, और बाकी लोग भी सीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं बड़ी संख्या में। शुरू में लोगों को कंफ्यूजन हुआ, तृणमूल ने कहा कि सीए लागू मत करिए, फॉर्म मत भरिए, लेकिन अब लोगों का भ्रम दूर हो चुका है और बड़ी संख्या में नागरिकता दी जा रही है प्रताड़ित हिंदुओं को जो कि बांग्लादेश से यहाँ आए हैं। अबू शर्मा साहब, ऐसा लगता है कि बंगाल में सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस टीएमसी की नजर आ रही है। कहने में खराब लगता है, लेकिन फिर भी सवाल पूछा जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि बंगाल के चुनाव में कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है? आपको किसने बताया? मैंने आपसे पूछा, अगर प्रासंगिक है तो बताइए कि कैसे। आप ये जो नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, कितने समय से आपकी सरकार नहीं है साहब बंगाल में? हाँ, कब से आपकी सरकार नहीं है बंगाल में? नहीं, सरकार रहा और नहीं रहा उससे तो क्या मतलब है? क्यों नहीं है? उससे कैसे मतलब नहीं है सर? उससे क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हो? अरे सर, आप क्या करना चाहते हैं, आप ये बताइए। आप एक पत्रकार है। अबू शर्मा साहब, अबू शर्मा साहब, मुझे सुनिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की बात करिए, बाकी मुझे आपसे नहीं जानना है कुछ। मुझे इतना बताइए कि अगर इतने समय से कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां पर, सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस टीएमसी की नजर आ रही है, कांग्रेस के पास ऐसा ठोस प्लान क्या है? अबू शर्मा साहब, इंडिविजुअली आप लड़ना चाहते हैं तो बताइए। नहीं, हमको क्या नहीं लड़ना चाहते हैं ना, तो अब ये बताइए कि कांग्रेस की ऐसी स्ट्रैटेजी क्या है ग्राउंड पर कि उसे लगता है कि कांग्रेस प्रासंगिक है पश्चिम बंगाल के चुनाव में? किसने बताया कांग्रेस प्रासंगिक नहीं है? सर, जनता ने बता रखा है आपको। मेरे बताने ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जनता ने बता रखा है। चुनाव हुआ क्या? पिछली बार का आपका वोट परसेंटेज कितना था सर? नहीं, वोट परसेंटेज से क्या मतलब कितना था सर, बताइए ना। वोट परसेंटेज उसी से सब होता है, उसी से चुनाव होता है, उसी से रिजेक्शन होता है, उसी से आप सरकार में बैठते हैं, उसी से आप सत्ता से बाहर होते हैं। आम आदमी पार्टी जब बना था या भारतीय जनता पार्टी जब बना था, पहला लोकसभा में उनका कितना प्रतिशत वोट था? आप कितनी पुरानी पार्टी है साहब जो आप आम आदमी पार्टी से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को? अबू शर्मा कल किसने देखा? अबू शर्मा जी, कल क्यों आज देख आप रहे हैं? अपने आप को, मतलब इतनी खराब नौबत आ गई
कि आपकी पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है, आप उसको आम आदमी पार्टी से कंपेयर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कब आई? आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कब नहीं। आई? आम आदमी पार्टी अगर ये कर कब आई? सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कर सकते हैं, 2 सीट से वो 89 तक जा सकता है, तो हम क्यों 0 से नहीं हो सकते? नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, आई रियली अप्रिशिएट कि इतना नहीं, ये आप इतना मोहर क्यों होपफुल लगा होना, रहे हैं? आप कौन लेकिन है ग्राउंड मोहर पर लगाने वाले? होपफुलनेस काम नहीं करती, ग्राउंड पर स्ट्रैटेजी किसने काम करती बताया है। आपको? यही बताने के लिए आपको अबू किसने शर्मा इस बताया? वक्त चर्चा में दहाड़ में है कि कांग्रेस की आपको स्ट्रैटेजी क्या किसने है, बताया? और वो छोड़कर आप बाकी सब बता रहे हैं। आपको मैं नहीं, अगला 1 आपको मिनट दे रही हूँ किसने साहब, बताया? स्ट्रैटेजी पर बात करनी है तो बताइए अबू आपको शर्मा जी, कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है? दीनदयाल, हमको मालूम है, हाँ, दीनदयाल बताइए। उपाध्याय मार्ग से आपको जो कहना कहा जाता है, आप उसी के आधार पर बात करते हैं, हमको मालूम है। अच्छा। पत्रकारिता का आजादी में ओके। पाकिस्तान से नीचे है, हमको मालूम है। ठीक है तो सर, हम आपसे क्या उम्मीद करेंगे? ओके सर। आप ऐसे ही नैरेटिव तैयार मुझसे करते आप रहो। कोई उम्मीद मत आपके करिए, भरोसे में मुझसे सुन आप लीजिए। कोई उम्मीद मत सुन करिए, लीजिए। लेकिन सुन देश लीजिए। में मुख्य विपक्षी पार्टी आपके होने के भरोसे नाते, में- एक इंडियन होने के नाते, एक सिविलियन होने के नाते, एक लोकतांत्रिक अरे व्यवस्था में रहने के इंडियन नाते आपका पत्रकारिता लोगों की सुनिए ना, कांग्रेस पार्टी से बड़ी पाकिस्तान से उम्मीदें नीचे हैं। है। तो मेरी शर्म उम्मीद करो। छोड़ दीजिए, कांग्रेस उसके अपनी बाद भी उम्मीदों आप पर कैमरा के कितना सामने खरा आते उतरने हो, के लिए आपका तैयारी एक- कर चुकी है। एक आजादी नहीं है पत्रकारिता में, उसके बाद भी आप चलिए, अपने आप को 18 पत्रकार सेकंड है, बोलते आप हो। इसी के इर्द गिर्द घूमते रहिए। ठीक है, बोलिए। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में पहला चरण का जो चुनाव हो रहा है ठीक है। वो उत्तर बंग में हो रहा है, ओके, नॉर्थ बंगाल अब मैं आपके पास बाद में आऊंगी सर, आपका टाइम ओवर हो चुका है। मैं आती हूं इसके बाद आपके पास, और कोशिश करिएगा मुद्दे पर ही हम चर्चा करें। आरोप प्रत्यारोप बाहर भी होते रहेंगे और उसके लिए चुनावी मंच बहुत मुद्दे पर है। हम अबू एक जी, राजनेता है, अबू आपका शर्मा कहने जी, पर हम थोड़ी अबू चलेंगे। शर्मा जी क्यों समय बर्बाद हम कर जो रहे हैं बोलेंगे सर? वो आपको सुनना आपके पड़ेगा। पास ऊपर से पर्ची आई है क्या चर्चा में समय बर्बाद करने के लिए? हम आपके जो पास बोलेंगे ऊपर से वही पर्ची आपको आई है सुनना क्या? पड़ेगा। सुबह की ब्रीफिंग में यही बताया गया है कि अबू शर्मा जी कि डिबेट में बैठे क्योंकि बात करने को तो कुछ है नहीं, तो डिबेट को इधर हम जो दाएं बाएं बोलेंगे करते वो रहिए आपको और फिर बात उसके आप बाद करने समय नहीं निकल दे रहे। जाएगा। बात आप करने मुझे नहीं दे आपसे रहे। इंडिविजुअल बैंटर में नहीं पढ़ना है अबू शर्मा जी, सीधे जो बहस का विषय है उस बात पर आप बहस करने करिए, नहीं दे रहे। बहस उस का पर विषय बहस मैं करिए। करना चाह रहा हूं, आप अनुराग करने जी नहीं आपके दे पास रहे। आती हूँ। आपको क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में? आई एम श्योर ग्राउंड पर आपने बहुत सारे चीजें देखी होंगी, समझी होंगी। एक अग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन इस बार बीजेपी की तरफ से नजर आया और ममता बनर्जी की मजबूती काफी ज्यादा है। अभी भी उनका एक एक्सेप्टेंस है, अभी भी उनका एक अपना वोट बैंक है, उनके अपने इश्यूज हैं जो वो जनता को कैटर करती हैं और जनता उससे प्रभावित भी होती है और उनको वोट भी देती है। लेकिन इस बार के इलेक्शन की आपकी रीडिंग क्या कहती है ग्राउंड पर? देखिए पूर्णिमा जी, इस बार का जो इलेक्शन है ना, वैसे तो ये बहुत क्रिटिकल वेस्ट बंगाल बीजेपी के लिए रहा हुआ है, लेकिन इस बार जो है ये बीजेपी और टीएमसी दोनों के बीच में ये मूंछों की लड़ाई बन गई है। ये पूरा जो है इज्जत का सवाल दोनों पार्टियों के लिए बना हुआ है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ममता बनर्जी के साथ क्या हुई है कि जो वेस्ट बंगाल का पैटर्न है वो बाकी स्टेट से अलग है। वहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टी अगर रूल कर रही होती है तो लगातार लंबे समय तक करती रहती है, लेफ्ट ने किया, फिर कांग्रेस ने किया, फिर टीएमसी ने किया, और एक बार जब जाती है तो परमानेंटली चली जाती है। तो इसलिए ममता बनर्जी को ये पता है कि अगर वो एक बार गई तो वो गई, वो पंजाब नहीं है, वो बाकी दूसरे स्टेट नहीं है कि जहां एक बार आती है एक बार जाती है सरकार, वो वाली जगह नहीं है। वहां पे एक बार गई तो टीएमसी का राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा। वो आम आदमी पार्टी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता कि चलो दिल्ली से गए जाके पंजाब में बैठ गए, उनके पास तो एक ही स्टेट में है। तो दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। अगर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहेंगे तो उनके लिए सबसे बड़े जो थे, 4 बड़े क्रिटिकल लोग थे, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार और टीएमसी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के। इनमें से देख लिया जाए तो तीनों को एक तरह से सेटल कर लिया गया है। अब एक ममता बनर्जी बची हैं जो विपक्ष में कुछ ना कुछ बीजेपी के लिए खतरा बन सकती है। अब जो ममता बनर्जी की स्ट्रेंथ, देखिए वहां पे ममता बनर्जी की स्ट्रेंथ सिर्फ 2 थी, एक मुस्लिम वोटर और एक महिला वोटर। जो इन्होंने महिला वोटर बड़ी स्मार्टली, बहुत अच्छी, मतलब अच्छी चीज भी है कि उन्होंने नवीन पटनायक से उसे कॉपी किया और वहां इंप्लीमेंट किया। इस बार
बीजेपी, देखिए मैं हमेशा हर चैनल पे मैंने एक बात बोली है कि अब जो चुनाव है वो जो एक साल का माहौल नहीं होता, वो लास्ट के 72 घंटे, वोटिंग से 72 घंटे पहले करवट किस करवट बैठेगा वो डिसाइड हो जाता है। यहाँ पे जो इन्होंने 3,000 रुपए जो महिलाओं को देने का वादा किया है वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कि देखिए महिलाओं की भागीदारी जिस तरह से चुनाव में बढ़ी है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर, अब आप उसे अच्छा बोलें या बुरा बोलें, लेकिन सच्चाई यही है वो फ्रीबीज की वजह से आया है। जो डायरेक्ट ट्रांसफर शुरू हुआ है उसके बाद से महिलाओं का योगदान, बेरोजगारों का योगदान, बुजुर्गों का पार्टिसिपेशन एकदम से बहुत बड़ा है। अब दूसरा जो मेन है उनका मुस्लिम वोट बैंक है। देखिए मुस्लिम वोट बैंक में महिलाएं हैं, भाई लाभार्थी तो वो भी हैं, वो कैसे उस चीज से अलग रह सकती हैं, नंबर एक। नंबर दो, मुस्लिम वोट बैंक को पिछले कई चुनावों से, चाहे वो बिहार रहा हो चाहे महाराष्ट्र रहा हो, ओवैसी एक बड़ा तबका मुस्लिम वोटर का अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। और उसका प्लस हुमायूं कबीर, वहाँ हुमायूं कबीर भी हैं, लेकिन हुमायूं कबीर का जो इन्फ्लुएंस है बहुत छोटे एरिया में है। लेकिन ओवैसी चूंकि वो, अब मानिए ना मानिए, लेकिन वो राष्ट्रीय नेता तो हैं ही हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या हुई है कि मुसलमानों में एक नया पैटर्न जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि आज आज़ादी के बाद से उन्होंने पहले कांग्रेस को वोट देते गए, फिर क्षेत्रीय दलों को, समाजवादी पार्टी को दे दिया, आरजेडी को दे दिया, उन्होंने सबको दे दिया, उनका विकास कुछ नहीं हुआ। आज मुसलमान ये कह रहा है हमें अपने बीच का नेता चाहिए। ये सारी लड़ाई इसी चीज की है कि हमें अपने बीच का नेता चाहिए। वो उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया, वो उन्होंने बिहार में भी किया। वैसे एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, मेजर रोल वो और वोट काटने कर रहे हैं पिछले 2 साल से। बिहार में भी हमने देखा, और वोट काटने जैसा उनका एक रोल बिगर है। बहुत सरकार बनाने जैसा नहीं है, लेकिन वोट काटने जैसा। देखिए ये तो एक ये शुरुआत हुई है ना। अब वो भी कोई, देखिए राजनीति में जो आता है वो कोई सिर्फ अगले चुनाव को सोच के नहीं आता ना, वो तो अगले 10 साल 20 साल 25 साल की राजनीति सोच के चल रहे हैं ना। तो एक तरह से उन्होंने, मुसलमानों ने भी सोच लिया कि अब हमें अपने बीच का नेता चाहिए, और ओवैसी ने वो ऑप्शन देने का काम किया है कि देखो मैं तुम्हारा असली हितैषी हूं, जो अभी तक तुम लोग से वोट ले रहे थे वो तुम्हारा भला कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। सौरभ जी आपके पास आ जाती हूँ, 2 सवाल ऐड ऑन करूंगी। एक सवाल जिसे लेकर अबू शर्मा जी बड़े आहत हो गए थे, तो अब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि भाई क्या लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी की है और क्या कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है, इसको लेकर वो काफी हर्ट हुए थे। तो जरा मुझे कांग्रेस का हाल बताइएगा कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा। अबू जी रिलैक्स, सब आपका सब अबू जी रिलैक्स, राजनीतिक विशेषज्ञ को भी आरएसएस का गुदाम अबू जी रिलैक्स, सब पर आप आरोप लगा दीजिए। आप सबके लिए एक प्लकार्ड रख लीजिए ना सब, जिसमें सबको आप नंबर दे दीजिए उधर की साइड के, वो ज्यादा अच्छा है। अपने नंबर बढ़ा नहीं पा रहे, दूसरों को नंबर देने में आप बिजी हैं। सौरभ जी, एक तो कांग्रेस की बात कर लेते हैं, दूसरा मुझे ये बताइए कि घुसपैठ, भ्रष्टाचार और एक मतुआ समुदाय की बात जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई, और क्या फैक्टर्स आपको इस बार डिसाइसिव फैक्टर्स दिख रहे हैं बंगाल के चुनाव में? देखिए, सबसे पहले पूर्णिमा जी, मैं आपके चैनल को, आपको और आपकी टीम जो लगातार ज़मीन पर रिपोर्टिंग कर रही है, जनता के बीच में जा रही है, कठिन परिश्रम करके, और आप एज ए एंकर जब चैनल पर बैठती हैं डिबेट करने, उसके पहले तमाम रिसर्च करके, शोध करके, तब इस डिबेट में जो है, इस पैनल के अंदर जो है डिबेट आप चलाती हैं। और देखिए, मैं उस नाते आपका बहुत सम्मान करता हूं, और मेरा मानना है कि इस पैनल का हिस्सा बनने के नाते सबको आपका सम्मान करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए एक पार्टी जो अपना लगातार जनाधार खोती जा रही है, एक ऐसी पार्टी जिसका जो है जनाधार वेंटिलेटर पे है, लेकिन लगातार उनका अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पे दिखाई दे रहा है। ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई, मैं जब इनके हित की बात करूंगा तो मैं आरएसएस का हो जाऊंगा, जब आप कोई इनकी कमियों को बताएंगे तो आप ये इस बात का शुक्रिया अदा करना नहीं चाहते आपके चैनल पे, आपके पैनल पे, कि तमाम जो पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक समीकरण बना हुआ है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ना तो 3 में है, कांग्रेस ना तो 13 में है, बावजूद उसके हर चैनल के पैनल पर कांग्रेस को सम्मान दिया जा रहा है। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आज आपकी जमीन पैर से नीचे खसक रही है, फिर भी चैनल पे तो आपको मौका मिल रहा है अपनी चीज़ों को बताने का, अपनी बात को रखने का। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से देखिए लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर
अब जो नैरेटिव है, जो अगर जनता के बीच में कहा जाए, जनता को लेकर के कहा जाए, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियां हैं और अमित शाह जी की लगातार रैलियां हैं, देखिए उनके परिश्रम का परिणाम उनको हमेशा मिलता आया है, भाजपा के दोनों शीर्ष नेताओं को। और इस बार बंगाल के अंदर जिस प्रकार से वो परिश्रम कर रहे हैं, देखिए परिश्रम, बार बार मैं कह रहा हूं, मैं उनकी किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं परिश्रम की तारीफ कर रहा हूं कि परिश्रम कर रहे हैं, उसका परिणाम निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उनको मिलेगा। देखिए एक सबसे बड़ी बात कि लगातार जो वो बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं अब टीएमसी भी उनके जाल में फंस रही है और जनता के सामने जो एक झालमुड़ी वाला विषय आया था, अब देखिए झालमुड़ी को लेकर के कितने मिलियन लोग जो है उसको देख चुके हैं इंस्टाग्राम रील पे और ट्विटर पे। तो लगातार जो समाज, जनता का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो जनता की छोटे छोटे शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब जनता है, जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते, अगर प्रधानमंत्री ऐसी जगह चले जाते हैं जो चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर और तमाम ऐसी सुख सुविधाओं के बीच में आज नेता घूम रहे हैं, वहां पे प्रधानमंत्री सड़क पर उतरते हैं, रैलियां करते हैं और उसके जनता के बीच में जाते हैं, तो इसका प्रभाव देखिए मेरे मन मस्तिष्क पे भी पड़ेगा, आपके भी पड़ेगा, किसी पे पड़ेगा। अगर आदरणीय राहुल गांधी जी भी ऐसा काम करेंगे तो मेरे मन मस्तिष्क पे निश्चित तौर पर पड़ेगा। परिश्रम दिखना चाहिए, कांग्रेस के नेता को इतना नाराज नहीं होना चाहिए, अपनी रणनीतियों को सोचना चाहिए। आज आप किस काम में रह गए? आज आप वोट कटुआ पार्टी रह गए। आज आप पूर्ण रूप से ऊपर से तो टीएमसी की वकालत कर रहे हैं और नीचे से आप चाहते हैं कि टीएमसी जो है खत्म भी हो जाए। और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि जो माटी, मानुष और मां की बात करने वाली पार्टी अपने रास्ते से, ममता बनर्जी जी की पार्टी भटक गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं और मां की भी बात कर रहे हैं, माटी की भी बात कर रहे हैं, मानुष की बात कर रहे हैं। मैं तमाम ऐसी चीजें देख रहा हूं, फैक्ट्रियों पे ताला लगा है, फैक्ट्रियों को ताला खुलवाने की बात बहुत जा रही है। इंपॉर्टेंट बात जो कही वो मेहनत, और दरअसल चुनाव उसी मेहनत से जीता जाता है। अबू शर्मा साहब वापस से आपके पास आ जाती हूँ, फिर उसके बाद हेडलाइंस, फिर निखिल साहब आपके पास और साथ ही एहतिशाम उल हक जी आपके पास भी आऊंगी। बताइएगा अबू शर्मा जी। ये जो मेहनत हो रहा है प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारा था प्रधानमंत्री जी का। और बंगाल बीजेपी का पोस्टर बॉय शुभेंदु अधिकारी जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल पेज से जिसको पैसा लेते हुए वीडियो अपलोड किया था, वही आज पोस्टर बॉय है। क्या बंगाल ये पोस्टर बॉय को समर्थन करेगा? तो ये तो दुर्भाग्य की विषय होगा। नहीं, शुभेंदु अधिकारी आपकी पार्टी में थे पहले, आप क्या खा रहे थे? आप कौन है? अरे आपके में नहीं, टीएमसी में थे, चुप रहिए। टीएमसी में खा रहे थे। नहीं आया। अरे फिर आप कह रहे हैं खा रहे थे पैसा, कहाँ खा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए तो पैसा खा रहे थे? कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, कोई प्रमाणिक चीज है आपके पास तो दिखाइए। देखिए राष्ट्रीय टेलीविजन पे एक बात है, किसी नेता का नाम लेकर के उस पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो सबूत दिखाना पड़ेगा। अबू शर्मा जी, आप ऐसे नहीं भाग सकते वहां पर, आप भागिए मत किसी को। आप ममता बनर्जी को भी अगर कहेंगे, आप प्रधानमंत्री को भी कहेंगे तो सबूत तो होगा कुछ। भ्रष्टाचार को लेकर थोड़ा सेंसिटिव है वो, ये बात समझी जा सकती है। नहीं अबू शर्मा जी, मुझे याद है, अबू शर्मा जी मैं समझती हूँ, माय थॉट्स आर विद यू। अबू शर्मा जी मैं समझती हूँ भ्रष्टाचार वाले मामले को लेकर आप लोग बड़े सेंसिटिव हैं। कैसे भूल सकते हैं कॉमनवेल्थ का घोटाला? अबू शर्मा साहब कैसे भूल सकते हैं कॉमनवेल्थ का घोटाला, भ्रष्टाचार के और तमाम आरोप कैसे भूले जा सकते हैं? तो मैं समझ सकती हूँ सर, आप सेंसिटिव है लेकर बोलिएगा। अबू शर्मा आपने कभी अमित शाह जी को ये पूछा जो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी आपका पोस्टर बॉय है? आपने कभी अमित शाह जी से पूछा आपको ताकत है? अबू शर्मा जी अपनी ताकत की बात करिएगा, या है ही नहीं? ताकत है ही नहीं? हाँ बताइए ना। नहीं आपसे पूछ रही हूँ, अपनी ताकत की बात करिए या है ही नहीं? इसके बाद नीलबटा सन्नाटा हो गई है कांग्रेस बंगाल में। अगर हमारा प्रतिशत कम भी हो जाए, लेकिन हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है शुभंकर सरकार जी, आप उसका लंबा राजनीतिक जीवन देख लीजिए, एक भी भ्रष्टाचार के आरोप पिछले 1.5-2 साल से वो प्रदेश अध्यक्ष है, ना भारतीय जनता पार्टी ना टीएमसी एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाया। तो राहुल गांधी तो ऐसा प्रतिनिधित्व तो दिया, अब जनता को तय करना है। बिल्कुल रही बात नॉर्थ बंगाल की, मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्थ बंगाल में टीएमसी कहीं पर भी
नॉर्थ बंगाल में जो कल का चुनाव, परसों का चुनाव होगा, वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। यहाँ कहीं पर भी टीएमसी नहीं है, क्योंकि टीएमसी का मुख्यमंत्री हो, टीएमसी का युवराज हो, टीएमसी का मेयर हो, टीएमसी का जो भी हो, ये दक्षिण कलकत्ता में सीमित है। ठीक है नॉर्थ सर। बंगाल का जो हिस्सा है वहाँ टीएमसी ठीक है, सरकार का नॉर्थ 15 साल बंगाल का में आपकी राजनीति में मजबूती है, कोई जहां पर विकास आप नहीं पहले है। मूलतः हमारा सवाल पर सीधा आ लड़ाई गए है। कि लड़ाई और नॉर्थ जहां बंगाल पर- में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की नजर आती है। निखिल जी अपनी बात पूरी करेंगे पहले आप। वही कह रहा था कि जीवन का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं बचा जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने भ्रष्टाचार ना किया हो। जिस तरह 26,000 लोगों की नौकरियां चली गई, जिस तरह दमकल बहाली में भ्रष्टाचार, सब शिक्षकों की बहाली में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, बालू में भ्रष्टाचार, म्यूनिसिपैलिटी में जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें भ्रष्टाचार, पशु तस्करी घोटाला, इस तरह इस घोटाला यहाँ के जनजीवन का मुख्य अंग बन गया। और इन घोटालों की ये जो घोटाले की सरकार जो है, इसने यहाँ के जनमानस को इतनी बुरी तरह पीड़ित किया है। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पा रही कि वो तृणमूल के साथ है या विरोध में है। संसद में जो है सो महिला आरक्षण में जो है सो वो तृणमूल के साथ गलमैया करके आरक्षण वाले जो संशोधन अधिनियम है उसे गिराती है। यहाँ आप विरोध करते हैं, वहां आप तो इस तरह की दोहरी पॉलिसी आपकी चली आ रही है। दूसरी बात यह कि जो लोग कल तक मारे फिर रहे थे, वो दलाली करके और भ्रष्टाचार के पैसे से सोने की मोटी मोटी चेनें पहन के काला स्कॉर्पियो में घूमते हैं। और इसकी वजह से, इन भ्रष्टाचार की वजह से क्या हुआ कि जो जैसे सड़क है, ग्राम की जो सड़क है उसकी क्वालिटी, क्योंकि 30-40% तो वो लोग कमीशन ले लेते थे। और दूसरी बात, जो महिलाओं की जो बात आपने कही, जो हमारे विश्लेषक ने सही कहा, मुस्लिम और महिलाओं, तो महिलाओं का पूरी तरह से इस वक्त डिसइल्यूजनमेंट की तरफ बढ़ रही है। और महिलाओं को हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम लोग 3,000 रुपए ही केवल नहीं दे रहे हैं, हम लोग ग्रेजुएशन के समय में 50,000, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए संबल देना। निखिल प्रसून जितनी जी, जो वैकेंसीज सवाल है हर तरफ से पूछा इस जाता साल के है, अंत तक, तो हम लोग महिलाओं एक सवाल जो हर का तरफ से पूछा जाता है, जिसका उत्थान जिक्र के आप लिए लोग भी करते हैं, हमारी मैंने पहले सरकार के सवाल पास में भी एक पूछा प्रोग्राम है, सर, विपक्ष के मैं पास फिर कुछ उस भी बात नहीं। को दोहराती हूँ। घुसपैठ को कैसे खत्म कीजिएगा? हमारे सिर्फ पास बातें पूरा करने एक्शन से प्लान नहीं है। होगा निखिल प्रसून जी, घुसपैठ को कैसे खत्म कीजिएगा? क्या हम ठोस घुसपैठ- प्लान है? घुसपैठ जो है 570 किलोमीटर की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ, उसी सरकार ने नहीं दिया, हम उसका तत्काल अधिग्रहण अच्छा, करेंगे। मतलब आप ये कह और रहे हैं कि वहाँ- क्योंकि टीएमसी ने जमीन नहीं दी फेंसिंग हाँ, के लिए, वहाँ बस लोग इसी बाढ़ वजह से लगाएंगे आप पहली घुसपैठ बात। को वहां पर नहीं रोक पाए। और दूसरी बात, जो तृणमूल का एक पैरेलल तंत्र चलता था, पूरा सीमावर्ती जो 10 जिले हैं उसकी जो जनसांख्यिकी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, उस तंत्र को तोड़ेंगे जहां से उन्हें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जाली आधार कार्ड वगैरह मिलते थे और सारे देश में वो लोग जाकर के सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पहुंचाते थे। उस तंत्र को तोड़ेंगे। और इसको लेकर के हमारा एक पूरा विजन है, जिसे कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है, जो लोग प्रताड़ित होकर के आए हैं उसे हम सीए के तत्वावधान में उन्हें नागरिकता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जो लोग घुसपैठिए हैं, यहाँ पर आए, उन्हें बार बार अमित शाह जी ने इसका उल्लेख किया है। हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करेंगे, ताकि समान नागरिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक महत्वपूर्ण अवयव है। जैसे कि सरकार, यहाँ की सरकार असंवैधानिक कहती है, जितने लोग पशु तस्करी है और जो गोहत्या में जो संलिप्त लोग हैं, सबों को सजा मिलेगी। और इसीलिए बंगाल की जनता ने पूरी तरह प्रण ले लिया है कि बंगाली अस्मिता की इस बार रक्षा करेंगे। और हम लोग भारत डबल इंजन की सरकार, विकास की दौड़ में जो हमेशा पीछे रह जा रही, कभी वामपंथ, कभी तृणमूल कांग्रेस और केंद्र में अलग सरकारें रही, और हम लोग जो पिछड़ गए, इस पूरे पिछड़ेपन को हमारी सरकार दूर करेगी और बंगाल को प्रगति के नए रास्ते पर ले जाएगी। ठीक है, लेकिन 10 साल से आप लोग बंगाल जीतने की बात कर रहे हैं, जाहिर बात है कि इस बार बहुत कुछ स्टेक पर है, और सिर्फ आपका अकेले का नहीं है, टीएमसी भी इस बार उसी तरीके से मेहनत करी। अबू जी पहले आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि कुछ आरोपों का जवाब निखिल जी ने दिया। फिर इसी बीच में सुमित मेहरोत्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, टीएमसी के नेता। सुमित जी, मैं आपके पास भी आती हूँ, पहले अबू साहब आप बोलिएगा। देखिए, मैं आपको पहले ही कहा, जो नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस का लड़ाई हो रहा है, और किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सरकार बनना नामुमकिन है। कितना भी दांव पैच ममता बनर्जी कर ले, जो जनसभाएं अपने ममता बनर्जी का देख रहे हैं, जिसमें भी
उस वीर का विश्लेषण अगर करेंगे, उसमें आशा कर्मी है, उसमें सिविक वॉलंटियर है जो गवर्नमेंट का पेरोल में रहता है, पुलिस में, वो हर इलाका का ऑटो जो चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, जिसको बंगाल में टोटो कहा जाता है, इन तमाम लोगों को मैंडेटरी वो भतीजा और बुआ का सभा में आना ही पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल के आम आदमी को टीएमसी से कोई मतलब नहीं है, वो नकार चुका है। इसी बात पर बस एक काउंटर क्वेश्चन शर्मा साहब जल्दी से ले लीजिए। आपने कहा किसी भी हालत में टीएमसी की सरकार नहीं बनने वाली है, तो किसकी बन रही है सर? मैडम मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आपका चैनल में व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आप तो कोशिश करेंगे ना। आप ये सोचेंगे आपका व्यूअर्स बढ़ने से किसका व्यूअर्स कम हो जाए, वो जीत ही नहीं रही ना, आप कह रहे हैं हो जाए। वो जीत ही नहीं रही, आप कह रहे हैं शर्मा साहब, वो जीत ही नहीं रही, आप ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी कोशिश और उनके ना जीतने के बीच में किसी और का जैकपॉट तो नहीं लग रहा है अबू शर्मा साहब? हम आप जैसे भगवान नहीं है ना, जो आपने शुरुआत में ही बोल दिया कांग्रेस नहीं, का कितना प्रतिशत है। आप वैसे भी सर भगवा नहीं हो सकते। आप तो सैफरन टेरर की बात करते हैं, आप कैसे भगवा हो सकते हैं अबू शर्मा साहब? आप लोग तो भगवा आतंकवाद की बात करने वाले लोग हैं, आप कैसे भगवा हो सकते हैं? आपको तो भगवा से बड़ी समस्या, ये बात मैं समझती हूँ, ये बात मैं समझती हूँ, और आप भगवा को आतंकवाद के साथ जोड़ते हैं। अभी आपने कहा भगवा नहीं है, अब अभी आपने कहा भगवा नहीं है। अब रंगों को बांट लीजिए, रंगों को बांट लीजिए, हिंदू ब्राह्मण हूँ, रंगों को बांट लीजिए। जिसको बांटना है, अगर बांटने से जीत मिलती होती तो फिर क्या ही बात थी? बात होना चाहिए, बांटने से अबू शर्मा साहब जीत मिल जाती तो क्या ही बात थी? ठीक है, देश का दुर्भाग्य सुमित मेहरोत्रा साहब, पत्रकार के, ठीक है सर। एक तो आपका ये सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला जो शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेता। इतनी तेजी से अपनी चुनावी गाड़ी को बढ़ाइए तो थोड़ा फायदा मिल जाएगा आपको। इतनी तेजी और इतना अनस्टॉपेबल होकर अगर अपनी चुनावी जीत का दायरा बढ़ाएंगे अबू जी, तो उसका ज्यादा फायदा है, उसका ज्यादा फायदा है। वैसे भी कह चुके हैं प्रधानमंत्री 99 हार चुके राहुल गांधी की लीडरशिप में, सेंचुरी पूरी ना कर लें, इस बात का ख्याल रखिएगा। सुमित मेहरोत्रा जी आपके पास आती हूँ। गंभीर आरोप सरकार पर, गंभीर आरोप सुमित मेहरोत्रा साहब सरकार पर, आपकी टीएमसी की सरकार पर लगातार लग रहे हैं। बीजेपी इस बार जीत का दावा कर रही है और कांग्रेस भी साथ साथ कह रही है, जो केंद्र में आपके साथ है, वो ये कह रही है कि आपके जीतने का कोई भी चांस है नहीं। तो क्या लग रहा है आपको, जनता का मूड क्या है? फिर उसके बाद क्लोजिंग कमेंट सौरभ जी और अनुराग जी में आपसे ले बोलेगा सुमित जी। देखिए पूर्णिमा जी, तो जनता तय करेगी पूर्णिमा जी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पर जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता अबू जी यहाँ पे बैठ करके कह रहे हैं कि उनकी सभाओं में भीड़ नहीं आ रही है, उनके भतीजे जी ऑटो रिक्शा वालों को लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे आप अपनी कांग्रेस की एक सभा दिखा दीजिए कि जैसे भीड़ आ रही हो आपके बुलावे पे, आपकी सभाओं में तो हालत खराब है, चाहे असम हुआ चाहे कोई सा प्रदेश हुआ। पहले आप अपने उस पर देखिए, फिर आप टीएमसी के ऊपर आरोप लगाइएगा अबू जी। यही बात है कि आपने ममता बनर्जी जी को कोसना चालू करा, और इससे पहले आपके जो प्रदेश अध्यक्ष थे अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने भी कोसना चालू करा, तो उनकी छुट्टी आउट हो गई, उनको हटा दिया गया। आप लोग यही काम करते हैं कि जब आप लोगों को सहयोग की जरूरत पड़ती है तो टीएमसी से कह देती है टीएमसी साथ दे दीजिए, और फिर आपकी सरकार नहीं बन रही। वो छोड़िए, हमारी लड़ाई टीएमसी की लड़ाई की और भारतीय जनता पार्टी के साथ में कांग्रेस की हमारी कोई लड़ाई नहीं। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात पूर्णिमा जी, तो आज स्थिति बंगाल के अंदर क्या बना रखी है? हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं या आतंकवादियों के संग में जाकर के हम लोग को युद्ध लड़ना है? टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स उतार दिए हैं, जिस तरीके से आर्मी को उतारा गया है। हम लोगों ने ये देखा है कि मणिपुर के अंदर आर्मी की जरूरत है, वहां पे बड़े बड़े टैंक्स की जरूरत है, वहां पे नहीं भेजा मणिपुर के अंदर, पर बंगाल में बड़े बड़े टैंक्स उठा करके इन्होंने बंगाल में ला करके खड़ा कर दिया, दहशत में डालने के लिए कि हम लोग हैं, आप लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर वोट डालने नहीं दिया पब्लिक को, उसी तरीके से बंगाल में भी करना चाहते हैं। तो मैंने बता दे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि बिहार नहीं है, बंगाल के उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ पे जनता वोट करेगी। ठीक है सर, अधिकार का एक चुनाव नहीं बता पाइएगा आप जब बंगाल के चुनावों में हिंसा न देखने को मिली हो, और अनफॉर्चुनेटली बंगाल में चुनावों के दौरान हर बार पॉलिटिकल वायलेंस होता है सर, हर बार पॉलिटिकल वायलेंस होता है। पॉलिटिकल वायलेंस की तो जगह नहीं है ना।
पॉलिटिकल मर्डर्स की तो जगह नहीं है ना सुमित मेहरोत्रा जी, नहीं हो सकती ना। आपको वायलेंस, राजनीतिक हत्याएं तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती, हिंसा चुनावों के समय तो जस्टिफाई नहीं की जा सकती। हाँ, आप लोगों का वेलफेयर मॉडल अच्छा है, आप लोगों का वेलफेयर मॉडल अच्छा है, ममता बनर्जी का वेलफेयर मॉडल, जिसके आधार पर उनको मजबूती संभवतः मिल भी सकती है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपने विकास मॉडल के साथ भी आ रही है। एक मिनट रखेंगे। अनुराग जी, पहले आपके साथ शुरू करती हूँ, आप बीच में भी बटन इन करना चाह रहे थे, फिर सौरभ जी आप अपना क्लोजिंग। पूर्णिमा जी, अब मतलब हमने काफ़ी देर तक कांग्रेस की बात करते रहे, उस पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। हालांकि कांग्रेस पे बात करना वेस्ट बंगाल चुनाव में कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है नहीं उसका, लेकिन पिछले बहुत सारे चुनावों से कांग्रेस जो है जहाँ भी चुनाव लड़ने जाती है वो एक तरह से रस्म अदायगी के लिए चुनाव लड़ रही होती है। जीत हार से उसको कोई बहुत लेना देना होता नहीं है, वो सिर्फ एकदम निराकार भाव से वो जाके चुनाव लड़ रही होती है। करूंगी अनुराग जी, हाँ बोलिए बोलिए। उसके अलावा जो है वही हाल इनका वेस्ट बंगाल में भी है, क्योंकि भाई अब राष्ट्रीय दल है, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो अब कांग्रेस पार्टी बची कहाँ है? कांग्रेस पार्टी तो एक तरह से देखा जाए तो भाई बहन की पार्टी हो चुकी है। इसके अलावा वहां पे कौन सी लीडरशिप है? आप किसी भी स्टेट में जाके नेता के बारे में सोचिए, आपको 4 आदमी नहीं मिलते हैं। और सबसे बढ़िया इलेक्शन कैंपेनिंग आप देख लीजिए, रैलियों की बात आप कर लीजिए, किसने कितनी की। पूर्णिमा जी, वो भ्रष्टाचार पे जब बात होती है और कांग्रेस बोलने लगती है तो मुझे ध्यान आ गया कि आदरणीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी शायद बेल पे हैं, वो बाहर हैं। और मुझे ध्यान आ गया वो लगातार जो 2G और 3G और 4G और क्या जीजा जी और कॉमनवेल्थ और पूरा जो है सरकार इनकी भ्रष्टाचार में चली गई थी। देखिए, कहने का मतलब यह है कि बार बार अहंकार को आपको त्यागना पड़ेगा, घमंड को त्यागना पड़ेगा। बीजेपी पॉजिटिव अपना कैंपेनिंग कर रही है, लगातार मोदी अमित शाह पॉजिटिव कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप लगातार नकारात्मक बातें कर रहे हैं। आप तृणमूल कांग्रेस के ऊपर भी कह रहे हैं उनकी भड़ियों में अरे आपके नेता कहाँ हैं? आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, बाकी नेता आपके लोग कहाँ हैं? मेरे पास टाइम कम है, पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। दहाड़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंतजार रहेगा वोटिंग डे का, बंगाल में खेला होगा या फिर चलेगा अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास का मॉडल, ये भी देखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक।